हेलो प्लस टू साइंस। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इससे पहले तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद पढ़ा था बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। लो जी बच्चों, टॉपिक रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं पाई से डिनोट करता हूं बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। और ऑस्मोसिस से भी पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कई बार डिफरेंस पूछ लेता है वो। देखो डिफ्यूजन क्या होता है। आप लोग 9th-10th क्लास में डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ चुके हो, डिफ्यूज़न इन केस ऑफ गैसेस। अब मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशंस के केस में। मानो मैंने यहाँ कोई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट का मैं कहता हूँ मैंने यहाँ ले लिया कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे कलर का होगा बच्चों? डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। और मैं यहाँ ले लेता हूँ बच्चों, मानो मैंने यहाँ प्योर सॉल्वेंट ले लिया, वाटर ले लिया, या मैं कह देता हूँ यहाँ मैंने ले लिया बच्चों डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। मैं यहाँ ले लेता हूँ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और मैं प्योर सॉल्वेंट भी ले सकता हूँ। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट मानो मैंने क्या ले लिया बच्चों? वाटर ले लिया। ठीक है। अब क्योंकि ये कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो यहाँ सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी। ये डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो बच्चों यहाँ सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो थोड़े टाइम के बाद दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे में मिक्सअप होना शुरू कर देंगे। यहाँ से सॉल्यूट के पार्टिकल मूव करना शुरू कर देंगे ऊपर वाले सॉल्यूशन में, और ऊपर वाले सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करना शुरू कर देंगे नीचे वाले सॉल्यूशन में। दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे में मिक्सअप होना शुरू कर देंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन क्या होगी डिफ्यूजन की? इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। It is a spontaneous process of mixing of solute। solute कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? प्रेजेंट इन solution and solvent। और solvent कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? प्रेजेंट above the solution। प्रेजेंट above the solution for the formation of a homogeneous mixture। for the formation of a homogeneous mixture is called diffusion। इस प्रोसेस को बोला जाएगा बच्चों डिफ्यूजन। ठीक है जी। दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल का एक दूसरे में मिक्सअप हो जाना, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे। उस प्रोसेस को बोला जाएगा बच्चों डिफ्यूजन। अब यहाँ पे मैंने कोई बाउंड्री नहीं रखी है दोनों सॉल्यूशन के बीच में। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बीच में मैंने कोई बाउंड्री नहीं रखी है। ऑस्मोसिस के केस में दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक बाउंड्री रखी जाती है बच्चों। उसको बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहाँ पे यूज़ की जाती है। देखो वहाँ क्या होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करता हूँ, बताता हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं SPM। एंड SPM इज़ यूज्ड for separating the two solutions in case of osmosis। ये देखो कंटेनर लिया वही दोबारा से, यहाँ मैंने SPM ले ली बच्चों। इसको बोला जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर मैं ले लेता हूँ वही सेकंड कंपार्टमेंट के अंदर मैं ले लेता हूँ कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया मैंने। कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया मैंने सेकंड कंपार्टमेंट में बच्चों। और फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर मैं ले लेता हूँ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लो जी, यहाँ ले लिया मैंने डाइल्यूट
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और मैं यहाँ ले लेता हूँ बच्चों कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो कोई चक्कर नहीं, आप यहाँ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बजाय अगर प्योर सॉल्वेंट भी लेना चाहो, मैं प्योर सॉल्वेंट भी ले सकता हूँ। मानो मैंने क्या ले लिया, H2O वाटर ले लिया बच्चों। लो ये दो सॉल्यूशन दो कंपार्टमेंट में ले लिए मैंने। अब क्या सिचुएशन होगी, ऑस्मोसिस क्या कहता है। सबसे पहले चलो मैं SPM के बारे में बताता हूँ एक बार। SPM एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने को अलाउ करेगी अपने थ्रू। सॉल्यूट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टिकल पास होंगे बच्चों, सॉल्वेंट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं। तो द मेम्ब्रेन विच विल अलाउ ओनली solvent particles to pass through it, तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो ऑस्मोसिस समझो ध्यान से, ऑस्मोसिस क्या बोलता है। ये यहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा रहेगी और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा रहेगी, या मैं ऐसे बोल दूं कि यहाँ सॉल्वेंट की अमाउंट कम रहेगी। सेकंड कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट की अमाउंट कम रहेगी, फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा रहेगी। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट टू सेकंड कंपार्टमेंट, मूव करेंगे, क्योंकि ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने थ्रू पास होने को अलाउ करती है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट टू सेकंड कंपार्टमेंट। एक बात बताओ, क्या सॉल्वेंट के पार्टिकल इस सेकंड कंपार्टमेंट से फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बेशक यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएंगे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, इधर ज़्यादा हैं, इधर कम है, तो यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा, और यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो कम होगा। यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा, यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल कम, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट टू सेकंड कंपार्टमेंट, या मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये ऐसे बोल सकता हूँ फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये ऐसे बोल सकता हूँ फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे। मैं कहता हूं कि अगर यहाँ से यहाँ 10 पार्टिकल जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से यहाँ भी जा रहे होंगे, और मैं कह देता हूं कि मान लो यहाँ से यहाँ 2 पार्टिकल जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं 2, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं 10, तो ओवरऑल कितने पार्टिकल्स का फ्लो हुआ? 8 पार्टिकल्स का फ्लो हुआ, 8 पार्टिकल्स का फ्लो हुआ, और नेट फ्लो किस डायरेक्शन में आया? इसी डायरेक्शन में। तो इसको मैं बोल दूंगा बच्चों नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और इसी को बोला जाता है ओस्मोसिस। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो अपने आप होना, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोबारा बोल रहा हूं मैं, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या मैं ऐसे बोल सकता हूं फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा बच्चों? ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस की डेफिनेशन क्या हुई देखना, मैं बोल सकता हूं द spontaneous flow of solvent particles from less concentrated solution towards more concentrated solution, और मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन बोल सकता हूं मैं, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ओस्मोसिस। ठीक है जी बच्चों, स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा
सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवर्ड्स मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जहां सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे किस सॉल्यूशन की तरफ, उस सॉल्यूशन की तरफ जहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल कम होंगे। तो सीधी सी डेफिनेशन क्या बनती है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवर्ड्स मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। या मैं बोल सकता हूं फ्रॉम सॉल्वेंट, अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया तो यहाँ पे सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट होगा, और यहाँ कोई सॉल्यूशन ले लिया तो यहाँ सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी। या ऐसे बोल सकता हूं फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है ओस्मोसिस। अब सर ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ओस्मोसिस तब तक चलेगा, अपने आप हो रहा है तब तक चलेगा जब तक दोनों कंपार्टमेंट के अंदर कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। तब तक चलेगा जब तक दोनों कंपार्टमेंट के अंदर कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। दोनों ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जब सेम हो जाएगी तो ओस्मोसिस क्या करेगा, रुक जाएगा। ठीक है जी, अपने आप हो रहा है, कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा। और जब दोनों सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो बेसिकली वहां पे क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। और देखो एक्सप्लेन करता हूं एक बार उस इक्विलिब्रियम की स्टेट को भी। और उस इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर क्या सिचुएशन होगी, उस इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर बेसिकली क्या होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट के मूव कर रहे हैं एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट के मूव करेंगे दूसरे कंपार्टमेंट से पहले कंपार्टमेंट की तरफ इन द सेम टाइम। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये देखो दोबारा से कंपार्टमेंट लिया और ये मैंने यहां लगा दी SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो बच्चों, यहां मैंने ले लिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट आ रहा था कहां से, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से, कहां, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ये मैं ले लेता हूं लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या बोल दो आप डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो भी बोलना चाहो, या प्योर सॉल्वेंट लोगे, यहां प्योर सॉल्वेंट ले लिया तो यहां कोई सॉल्यूशन ले लेना बच्चों। अब यहां लगा देता हूं मैं, यहां एक पिस्टन रखता हूं बच्चों में, इस सॉल्यूशन के ऊपर एक पिस्टन रख देता हूं, और जैसे जैसे सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा, इस सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा। यहां एक इनलेट रख देता हूं सॉल्वेंट एंटर करने के लिए। अब देखो क्या सिचुएशन होगी, मैं बिल्कुल वैसे ही बोल रहा हूं। ये मैंने ले लिया डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, और इसको मैं बोल देता हूं बच्चों क्या, कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बोल दिया मैंने, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो मूव करते करते सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते करते, ये वही फर्स्ट कंपार्टमेंट था, ये सेकंड कंपार्टमेंट था, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या बोलेगी कि जितने सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहे हैं, जितने टाइम में, उतने ही टाइम में सेम नंबर ऑफ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे यहां से यहां। बात क्लियर हुई। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि यहां से यहां अगर सॉल्वेंट के 10 पार्टिकल जा रहे हैं, यहां से यहां अगर सॉल्वेंट के 10 पार्टिकल जा रहे हैं, कितने भी टाइम में, आप हाइपोथेटिकली बोलो कि मैं कहता हूं कि अगर मान लो 20 सेकंड के अंदर यहां से यहां सॉल्वेंट के 10 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो यहां से यहां भी सॉल्वेंट के 10 ही पार्टिकल मूव कर रहे होंगे विद इन 20 सेकेंड्स। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक गया। ठीक है जी, और वहां पे कौन सी स्टेट आ गई बच्चों, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। तो मैं इस चीज को कैसे बोल सकता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या सिचुएशन होगी इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, द फ्लो ऑफ नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, the flow of number of solvent particles from less concentrated solution, from less concentrated solution to more concentrated solution, from less concentrated solution to more concentrated solution, from less concentrated solution to more concentrated solution will be same to the flow of number of solvent particles, number of solvent
particles from more concentrated solution to less concentrated solution through semi-permeable membrane in the same time. लो जी, ये होगा इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर. द फ्लो ऑफ नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दैट विल बी सेम टू द फ्लो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन द सेम टाइम. जितने टाइम में सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, उतने ही टाइम में सेम नंबर ऑफ सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएंगे. ठीक है जी बच्चों, तो यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे आके ऑस्मोसिस रुक जाता है. क्लियर है. अब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करता हूँ. ऑस्मोटिक प्रेशर को समझो. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलेगा? मैं जिस टाइम पे ऑस्मोसिस चल रहा है, ऑस्मोसिस को रोकना चाहता हूँ, और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मेरे को जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्यूशन के ऊपर, उस प्रेशर को बोला जाएगा बच्चों, उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. ये देखो क्या सिचुएशन हो रही थी कुछ इस तरीके से. ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चों, यहाँ लिया मैंने डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और यहाँ मैं ले रहा हूँ कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. यहाँ मैंने क्या लगा दिया बच्चों, कोई पिस्टन लगा दिया. तो यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. मैं चाहता हूँ कि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं ऊपर से यहाँ से प्रेशर अप्लाई करूंगा. प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल जो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उनका मूवमेंट रुक जाएगा बच्चों. देखो मैं यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तो कम जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ज़्यादा जा रहे हैं. ओवरऑल सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको मैं बोल रहा हूँ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टूवर्ड्स मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है जी, इसलिए मैं इसी फ्लो की बात कर रहा हूँ. तो अगर मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो रुक जाएगा फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और उस प्रेशर को बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन आप लोग बोलोगे द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, the minimum excess pressure that has to be applied on the solution so as to prevent the entry of solvent particles फ्रॉम अगर मैं यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ प्योर सॉल्वेंट ले लिया और यहाँ कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले लिया, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन ऐसे लिख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये और लिखना बच्चों, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. बच्चों ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ. अब अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ, देखो मैंने इतना प्रेशर लगाया कि यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करना बंद कर गए, अगर मैं उससे ज़्यादा प्रेशर लगा देता हूँ तो क्या सिचुएशन होगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट शुरू हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ज़्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करना शुरू कर देंगे फ्रॉम सेकेंड कंपार्टमेंट टू फर्स्ट कंपार्टमेंट. तो ओस्मोसिस का उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उसको क्या बोला जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस. तो बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बनेगी, रिवर्स ऑस्मोसिस बनेगा, मैं लिख देता हूं,
नोट डाल के लिख लेना ये बात। इफ़ वी आर अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन, इफ़ वी आर अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन, if we are applying pressure on the solution greater than किससे, greater than osmotic pressure that is called, बस सीधा लिख लो बच्चों, बस सीधा लिख दो यार, that is called reverse osmosis, that is called रिवर्स ऑस्मोसिस। या मैं बोल सकता हूँ कि रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, देन रिवर्स प्रोसेस विल स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। या सीधा लिख दो, इफ यू अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी बच्चों, देन दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद इसके मैथमेटिकल पार्ट की बात करते हैं। मैथमेटिकल पार्ट में आप लोगों ने पाई इज इक्वल टू CRT ये रिलेशन डिराइव करना है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। देखो ध्यान से एक बार, नोट करते रहना बच्चों साथ में। मैथमेटिकल पार्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का पूछा जाता है, कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है बच्चों यहाँ से। पाई इज इक्वल टू CRT ये रिलेशन डिराइव करना है। ये देखो, मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिकल डेरिवेशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, हेडिंग डाल लेना बच्चों मैथमेटिकल डेरिवेशन ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जिसको मैं पाई से डिनोट करता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जिसको मैं C से डिनोट कर देता हूँ। देखो हो क्या रहा है, ये मैंने लिया एक कंपार्टमेंट, यहाँ SPM लगाई और ये मैंने ले लिया यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ ले लिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऊपर से पिस्टन लगाया। पिस्टन क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है बच्चों, क्या करने के लिए बच्चों, ताकि यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो रुक जाए, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ताकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो रुक जाए यहाँ से यहाँ, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और इस सॉल्यूशन के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है। तो सीधी सी बात है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट इज C एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इसको मैंने डिनोट कर दिया T से। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मैंने लगा दिया गैस सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलूँगा इसको मैं। इसकी वैल्यू बिल्कुल सिमिलर होती है एज दैट ऑफ गैस कांस्टेंट, इसको बोलूँगा सॉल्यूशन कांस्टेंट, R को बोला जाएगा सॉल्यूशन कांस्टेंट। अब देखो रिलेशन क्या है बच्चों, रिलेशन आ गया पाई इज इक्वल टू CRT। R यहाँ पे क्या है, R को बोला जाएगा सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इस सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल सिमिलर रहेगी जो कि गैस कांस्टेंट की होती है। कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल, या अगर लीटर एटमॉस्फेयर में लेना चाहते हो तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, वो सब आपको बताया हुआ है। तो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू R इंटू T, V इधर आ जाएगा, पाई इंटू V इज इक्वल टू nRT, ये रिलेशन आ जाएगा बच्चों, पाई V इज इक्वल टू nRT। क्लियर है, ये पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और V क्या बच्चों, V है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मोल जानता हूँ सॉल्यूट के, सॉल्यूशन की वॉल्यूम मेरे को पता है, टेम्परेचर मेरे को पता है, तो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज पाई। कई बार देखो इस इक्वेशन को बोला जाता है बच्चों वांट ऑफ इक्वेशन। कई बार इस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आता है और उस न्यूमेरिकल में आप लोगों से पूछता है
कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दे देता है। आर की वैल्यू आप लोगों को पता होगी, बताएगा वो, ठीक है। टेम्परेचर दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, और आप लोगों से पूछेगा कि कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट की कोई फिक्स अमाउंट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व की गई है, और पूछेगा कि उस सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो। तो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकाल सकते हो क्या? कई बार एक प्रॉब्लम आती है, देखो किस तरीके से आप लोगों से पूछ लेगा टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिटरमाइन द, यहाँ लिख सकते हो टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास, टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन से मोलिकुलर मास निकालना है सॉल्यूट का, निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू nRT। तो पाई v, नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यही निकालना है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे आएगा, WRT/V और इंटू पाई। अगर मैं सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जानता हूँ कितना है, वॉल्यूम कितना है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट पता है, टेम्परेचर पता है, तो मैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मोलिकुलर मास, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है जी बच्चों, कई बार ये चीज़ पूछी जाती है, दिस इज मोलिकुलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट। क्लियर है, ये मैथमेटिकल पार्ट था इसका थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन पूछी जाती है बड़ी सिंपल सी, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे दो ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम हो जाएगी। मैंने क्या बोला, समझ आया बच्चों? दो ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये देखो मैंने यहाँ पे SPM लगा दी, दो सॉल्यूशन ले लिए, एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ ले लिया, दूसरा सॉल्यूशन मैं यहाँ ले रहा हूँ। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मानो C1 है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन C2 है, C1 इज इक्वल टू C2 है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। इस सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर T1 है, इस सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर T2 है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। तो क्या दोनों सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी तो सेम हो जाएगी ना, क्योंकि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T होता है। तो पाई 1 किसके बराबर आ जाएगा, पाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि सच सॉल्यूशंस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ C, यानी कि कंसंट्रेशन, सेम वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर मतलब T, they must have same value of पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी वहां पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। और उन सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ osmotic pressure at same temperature are called, हाँ जी, isotonic solutions are called isotonic solutions। उनको बोला जाएगा बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये था कुछ आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अब मैं ओस्मोसिस की कुछ एक एप्लीकेशन है बच्चों, उनके बारे में बात करता हूँ। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ ओस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एप्लीकेशन से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ ओस्मोसिस, लो जी, ओस्मोसिस की बायोलॉजिकल एप्लीकेशन लेता हूँ। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। पहली एप्लीकेशन देखो बच्चों, मैंने कोई NaCl सॉल्यूशन लिया और इस NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैं कम ले लेता हूँ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से। मतलब मैंने एक प्योर NaCl सॉल्यूशन लिया,
प्योर NaCl सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। और ये है बच्चों रेड ब्लड सेल्स। इनकी कंसंट्रेशन बच्चों, इनकी कंसंट्रेशन होती है, जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझो एक बार, जो हमारा ह्यूमन ब्लड होगा और जो भी ह्यूमन ब्लड के लिए अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूंगा बच्चों, वो हो जाएगी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। जो भी इंजेक्शन वगैरह हमारी वेन्स के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं बच्चों, वहाँ पे जो NaCl सॉल्यूशन रहता है उसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होनी चाहिए। हमारे वेन्स के अंदर जो भी इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे जो NaCl सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन रहती है दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्लड के लिए कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। तो सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाना चाहिए, ताकि दोनों सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इससे कम कंसंट्रेशन का या इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन का NaCl सॉल्यूशन हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट करता हूँ, तो वहाँ पे दिक्कत खड़ी हो जाती है। वहाँ क्या दिक्कत खड़ी होती है, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने ले लिया बच्चों रेड ब्लड सेल। अब बाहर कंसंट्रेशन मैंने कम ली है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से। अब इनकी एग्जैक्टली कंसंट्रेशन कितनी है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ कितनी है, लेस देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। तो बाहर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाहर लेस कंसंट्रेशन और अंदर कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेस से जब मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल रेड ब्लड सेल्स के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे, जिससे रेड ब्लड सेल्स फैलना शुरू हो जाएंगी, स्वेल होना शुरू हो जाएंगी और अल्टीमेटली फट जाएंगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों हीमोलिसिस। इस प्रोसेस को बोला जाएगा हीमोलिसिस। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, आप लोग यहां लिखोगे व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर kept in a pure NaCl solution having concentration less than 0.9% weight by volume, then तो क्या सिचुएशन होगी, then RBCs will swell and बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं, ultimately will get burst, और अल्टीमेटली क्या कर जाएंगी, फट जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेमोलिसिस। रेड ब्लड सेल्स का फट जाना। और अगर मैं इन रेड ब्लड सेल्स को एक ऐसे NaCl सॉल्यूशन में रख देता हूं जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से, तो अंदर कंसंट्रेशन कम, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्वेंट के पार्टिकल अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे, तो जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी और उस प्रोसेस को बोला जाएगा बच्चों प्लाज्मोलिसिस। उस प्रोसेस को बोला जाएगा प्लाज्मोलिसिस। ये रख दिया मैंने, यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन ले लिया और NaCl सॉल्यूशन में यहाँ पे मैंने क्या रख दी बच्चों, रेड ब्लड सेल्स रखी। रेड ब्लड सेल्स, यहाँ मैंने इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली, प्योर NaCl सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन कितनी, हैविंग कंसंट्रेशन ग्रेटर देन कितना, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। और ये क्या है बच्चों, RBCs। तो सीधी सी बात है, यहाँ कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, बाहर क्या रहेगी, हाई कंसंट्रेशन, और अंदर क्या रहेगी बच्चों, लेस कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस रेड ब्लड सेल से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ होगा। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बच्चों क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा प्लाज्मोलिसिस।
इस प्रोसेस को बोला जाएगा प्लाज्मोलिसिस। तो मैं लिख सकता हूँ व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन, when red blood cells are, when RBCs are kept in NaCl solution, in NaCl solution having concentration greater than 0.9% weight by volume, then these RBCs will श्रिंक, स्वेल नहीं होंगी, श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है जी बच्चों, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? प्लाज्मोलिसिस। इस प्रोसेस को बोला जाएगा प्लाज्मोलिसिस। तो अगर मैं चाहता हूं कि हमारी ब्लड सेल्स ना तो श्रिंक हो ना ही स्वेल हो, तो एग्जैक्टली उनको जो NaCl सॉल्यूशन है वो कितनी कंसंट्रेशन का सप्लाई करना पड़ेगा? दैट शुड बी एग्जैक्टली ऑफ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। तो मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों, सो RBCs should be placed, should be kept in pure NaCl solution, in pure NaCl solution having concentration exactly कितनी बच्चों? exactly 0.9% weight by volume, which is isotonic with human ब्लड, जो कि क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक हो जाएगा विद ह्यूमन ब्लड। तो ना तो हमारी आरबीसीज यहाँ पे क्या होंगी? सो नीदर आरबीसीज विल गेट स्वेल एंड नॉर गेट श्रिंक, और ना ही क्या होंगी? श्रिंक होंगी। लो जी बच्चों, ये है कुछ एक बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, ध्यान रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में था बच्चों ये। अब हम लोगों को पढ़ना है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और इससे नेक्स्ट वीडियो में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बच्चों। असाइनमेंट आप लोगों को सॉल्यूशन का दिया हुआ, उसको कंप्लीट करो, उसकी प्रॉब्लम भेजो, उसके बाद देखेंगे एक वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बनाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।